आज मैं बोल सकती हूँ कि उनकी वजह से हम जो इतने यहाँ पे सब खड़े हुए हैं, तो सिर्फ उनकी वजह से, उसके पीछे कोई किसी का दूसरा हाथ नहीं है। कि एक जब स्त्रियों के लिए कुछ करती है, तो आप देख सकते हैं कि आप अभी हमारे ज़माने में आप देख सकते हैं कि लड़कियां कौन से फील्ड में जा रही है, वहाँ पे तरक्की कर रही है। मुझे बताइए कि अगर सावित्रीबाई फुले का जो आंदोलन है, शिक्षा का आंदोलन नहीं चला होता तो क्या आपके जीवन में क्या परिवर्तन नहीं हुआ होता? अभी इधर खड़ी भी नहीं रहती ना, अभी इधर खड़ी भी नहीं रह सकती। जो आंदोलन उन्होंने किया है उनके लिए तो त्रिवार क्या, एक बार क्या, 1000 बार उनका शुक्रिया ही नहीं बन पाते अगर सावित्रीबाई फुले घर के बाहर कदम ही नहीं रखती और खुला आकाश वो देखती नहीं और हमें दिखाती नहीं, तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते। साथियों, इस वक्त हम फुलेवाड़ा में हैं। जैसा कि हम लगातार यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर आज सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती तमाम भारत मना रहा है, और खास तौर पर यहाँ पर भी इस फुलेवाड़ा के अंदर में जहाँ पर खुद सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले रहते थे, इस पर भी तमाम लोग आए हुए हैं, बातचीत करना चाहते हैं और इनसे पूछताछ करेंगे कि आज सावित्रीबाई फुले की जयंती वो मना रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो क्या मानते हैं या उनका क्या मानना है कि किस प्रकार उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इनका जीवन में संघर्ष नहीं होता, शिक्षा को लेकर उनका अगर काम नहीं किया गया होता, तो क्या सही मायने में आज जो वास्तविक परिस्थिति हमको देखने को मिल रही है या क्या देखने को मिलती। अभी हम इन तमाम महिलाओं से बातचीत करेंगे कि क्या सोच रखते हैं सावित्रीबाई फुले को लेकर, या फिर वो क्या जानते हैं। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से? मेरा नाम संजीवनी बालगुड़े है और मैं पूना से हूँ। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है, कैसे नमन कर रहे हैं या फिर क्या जानते हैं उनके बारे में? अगर देखा जाए ना, तो सावित्रीबाई ने हमारे लिए इतना कुछ करके रखा है कि हम उनके लिए कुछ भी करें तो वो भी थोड़ा ही है। आप तो जानते हैं पुराने ज़माने में जब सब जेंट्स का मतलब पुरुष प्रधान संस्कृति बोलते हैं मराठी में उसको, वो थी तो महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी, वो बाहर जा नहीं सकती थी, खुद का कुछ विचार भी मान नहीं सकती थी ऐसा। तो उस ज़माने में ज्योतिराव फुले जी ने, सावित्रीबाई फुले, उन्होंने ऐसी सोच रखी कि अगर कुछ परिवर्तन करना है तो पहले मैं मेरे घर से करूँगा। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को और लड़कियों के लिए स्कूल खोला और अपनी पत्नी को उनको सिखाने के लिए बोला। लेकिन जैसा कि आप सबने इतिहास पढ़ा है तो सबको मालूम है कि वो जब जाती थी पढ़ाने के लिए तो लोग उनको किस किस तरह से को तकलीफ देते थे, उनके ऊपर कुछ मतलब कीचड़ फेंकते थे या उनको कुछ गाली देते थे, उनके ऊपर पानी फेंकते थे। लेकिन वो सब कठिनाई पार करके सावित्रीबाई वो लड़कियों को सिखाने के लिए जाती थी। मतलब परिवर्तन का पाया उन्होंने रखा, ज्योतिराव जी ने और सावित्रीबाई ने। तो आज मैं बोल सकती हूँ कि उनकी वजह से हम जो इतने यहाँ पे सब खड़े हुए हैं, तो सिर्फ उनकी वजह से, उसके पीछे कोई किसी का दूसरा हाथ नहीं है। कि एक जब स्त्रियों के लिए कुछ करती है, तो आप देख सकते हैं कि आप अभी हमारे ज़माने में आप देख सकते हैं कि लड़कियां कौन से फील्ड में जा रही है, वहाँ पे तरक्की कर रही है, तो सिर्फ उनकी वजह से। अगर उन्होंने पाया ही नहीं, बेस ही उनका नहीं था स्त्री शिक्षण का, तो हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, मुझे बताइए कि जो लोग चाहते थे कि इस देश के अंदर में स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए, अगर वो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या सोच रखते थे वो लोग? अभी मैंने जो बोला पुरुष प्रधान संस्कृति, तो वो जो पुरुष थे वो अगर कोई सीखेगा नहीं तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा बाहर का। वो पुरुष क्या मतलब उनके क्या बोलते हैं, उनका ही सब सुनना पड़ेगा ना, पुरुष का ही। अगर मैं कुछ सीखूंगी नहीं तो मैं मेरा खुद कुछ विचार नहीं मान सकती, कुछ विचार नहीं कर सकती। तो इसलिए उनकी सोच ये होगी कि अगर हम सिखाएंगे ही नहीं इनको तो ये घर का ही काम करके घर में ही रहेगी और उनके लिए अच्छा रहेगा ना। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से? मेरा नाम संतोषी पारडे, पुणे से ही हूँ। अभी जो हमारे अध्यक्ष है महिला बचत गट के, उन्होंने जो बताया, हम हर साल इधर आते हैं 3 जनवरी को और सावित्रीबाई फुले जी को हर अर्पण करते हो। और हमारे ये साल हमारे बच्चों को भी लेके आए हम दिखाने के लिए। हम इधर इतना नज़दीक रहते हैं तभी भी कभी आते नहीं, देखते नहीं, लेकिन अभी पिछले 5 सालों से आते हैं, आगे भी आएंगे। और मुझे बताइए कि अगर सावित्रीबाई फुले का जो आंदोलन है, शिक्षा का आंदोलन नहीं चला होता तो क्या आपके जीवन में क्या परिवर्तन नहीं हुआ होता? अभी इधर खड़ी भी नहीं रहती ना, अभी इधर खड़ी भी नहीं रह सकती। जो आंदोलन उन्होंने किया है उनके लिए तो त्रिवार क्या, एक बार क्या, 1000 बार
उनका शुक्रिया ही करना चाहिए। आज उनकी वजह से हम इधर खड़े हैं, आज हमारे भी बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। हम भी उनको बोल रहे हैं, अभी जो जिनके बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते उनको भी बोलते हैं कि पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, उनको अच्छा सिखाओ। वो एक औरत सीखेगी तो आखा पूरा घर सीखेगा, परिवार सब बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और वो सब समाज भी थोड़ा आगे जाएगा उनका। आगे औरत सीखनी चाहिए, कौन सी भी हो, सीखना चाहिए उन्होंने। वो सीखेगी तो घर का पूरा सदस्य, उनका परिवार सीखेगा। तो जैसा कि काफ़ी सारे लोगों से हम आज के सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ पर फुलेवाड़ा में बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में हमको जो एडवोकेट पेशे से भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखने को मिले, इनसे भी बातचीत करेंगे क्या मानना है उनका सावित्रीबाई फुले की जयंती को लेकर और आज जो उनके जीवन में परिवर्तन आया उसको लेकर। क्या नाम है आपका और कहाँ से है? मैं एडवोकेट सुप्रिया दिलपाक हूँ। मैं यहाँ पूना से ही हूँ और मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। क्या बताएंगे आज के जयंती के उपलक्ष्य पर, और आपको क्या लगता है कि अगर सावित्रीबाई फुले का शिक्षा का यह आंदोलन नहीं चला होता तो क्या आप जिस पोजीशन पे आज है, जिस पद पर है, क्या वो बन पाती या नहीं? बिल्कुल ही नहीं बन पाते। अगर सावित्रीबाई फुले घर के बाहर कदम ही नहीं रखती और खुला आकाश वो देखती नहीं और हमें दिखाती नहीं, तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते। तो अभी वर्तमान में देखें तो जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, जो जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, इसको लेकर क्या लगता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो आंदोलन चला, ये आने वाले भविष्य में क्या नेस्तनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या रहेगी इसकी स्थिति? आने वाली स्थिति में नेस्तनाबूद तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, सज्ञान किया है, और उसी जोर पर हम आगे जा सकते हैं। इसलिए उनका जो आंदोलन था, जन आंदोलन था, हर एक को शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो अस्पृश्य हो, या चाहे वो स्त्री हो। सबके जाति विभाजक जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए सब हम महिलाएं और सब हम पुरुष लोग भी जो भी है सब जागरूक हो चुके हैं। और वो आंदोलन कभी भी नेस्तनाबूद होने की अगर कोशिश भी कोई करता है तो उसे ही नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। इतना हमें वो ज्ञान दिया है, इतना हमें संघर्ष करने की ताकत इस शिक्षा ने दी है, तो इस शिक्षा का उपयोग हम सही रास्ते ही सही करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी हमारे बहुजन महापुरुषों को लेकर लगातार ऐसी टिप्पणियां की जाती है जैसे कि जिसके कारण बहुजन समाज की जो भावनाएं हो वो आहत हो जाती है। ऐसे काफ़ी सारे लोग लगातार, अभी हाल ही में अपने महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है उन्होंने भी एक ऐसी टिप्पणी की थी सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले को लेकर। जरूर आपने सुनी होगी। क्या सोच रखते हैं आप ऐसे लोग कि आखिर ये इस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं? उनका अज्ञान, बाकी कुछ नहीं। तो आप क्या मानते हैं, क्यों सोच रखते हैं ऐसी वो? नहीं, उनका अज्ञान है। अगर वो ज्ञानी होते तो ये सोच बोलने ही नहीं देते, या मीडिया के सामने आती ही नहीं वो सोच। अभी और भी काफ़ी सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से है आप? एडवोकेट सीमा पवार, मैं भी पुणे से हूँ, शिवाजी नगर कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ मैं भी। बताइए, क्या सावित्रीबाई फुले का जन्म नहीं हुआ रहता, आज उनकी जयंती हम मना रहे हैं, क्या परिवर्तन आज समाज के अंदर में आप देखते हैं और अपने अंदर में भी? सावित्रीबाई पढ़ी इसलिए मैं पढ़ पाई हूँ, उनके वजह से मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हुआ। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया रहता हम भी चूल्हा चौका ही करते रहते थे। आज भी उन्होंने घर के बाहर निकाल के क्या करना चाहिए, सीखो और निर्भर बनो, इतना तो हमें सक्षम बना ही दिया है। और आगे भी समाज को भी यही सीख दिया है कि आप सक्षम बनो और आगे बढ़ो, सबको साथ में लेके बढ़ो, अकेले मत बढ़ो। सावित्रीबाई फुले के जीवन में बच्चियों को लेकर, महिलाओं को लेकर ही एक केंद्र रहा कि अगर बच्चियां पढ़ जाती है तो पूरा समाज पढ़ जाएगा। आखिर उनकी सोच ऐसी क्यों थी? क्या सोच रखते, क्या क्यों उन्होंने ऐसा सोचा कि बच्चियों को ही पढ़ाना चाहिए सबसे पहले? ज़्यादा तो पुरुष कमाने के लिए बाहर जाता है, महिलाएं घर में रहती है। महिलाएं घर में रहती है तो पूरा वक्त तो बच्चों को देती है, तो वो संगोपन जितना कर पाती है, वो संगोपन में, पढ़ाई का संगोपन में उसको एक जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। वो जिम्मेदारी एक सक्षम महिला ही सक्षम तरीके से निभा सकती है। उन्होंने पहले ही 150 साल के पहले ही उन्होंने पहचान लिया था। उन्होंने जब वो पहली बार डाल के रखी थी कि बाबा ये ट्रैक पे आप लोग चलो, उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। आगे जाके भी उन्होंने यही बोला है कि मैंने जो आपको ये मार्ग दिखाया है वही मार्ग पे चलते रहो। आगे चलते चलते आप कहाँ तक जाओगे मालूम नहीं। आज हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति, पंतप्रधान वगैरह महिला बन पाई है। आगे कुछ एक दो लोगों को छोड़े तो कि भाई इनकी सोच थोड़ी कम है। सोच कम नहीं है, ज्ञानी है, लेकिन वो अज्ञानी बनने का ढोंग कर रहे हैं। लगातार इस देश के अंदर में अलग अलग लोग अपना आइकॉन बनाते हैं, चाहे फिर वो फिल्म इंडस्ट्री से हो या अलग अलग सेक्टर से। लेकिन बहुजन महापुरुषों को, खास तौर पर फुले को और सावित्रीबाई फुले को, इनको अपना आइकॉन बनाना समय की मांग हो चुकी है। आप क्यों मानते हैं, या फिर आपको लगता है इनको आइकॉन बोलना चाहिए या फिर अपना आदर्श मानना चाहिए? मानना ही चाहिए, सबने मानना ही है। मेरे तो यही कहूँगी कि सबने उनको आदर्श मानना चाहिए, उनके आदर्शों पर ही चलना चाहिए, तभी जाके हम लोगों की उन्नति जरूर होगी और होनी चाहिए। तो
और भी यहाँ पर लगातार जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इनसे हम जान पाए हैं कि किस प्रकार इस देश के अंदर में फुले का जो आंदोलन चला, सावित्रीबाई फुले के माध्यम से उन्होंने इस मंजिल मुकाम तक पहुँचाने का काम किया है, अपने जीवन कुर्बान कर दिया है, अपनी जवानी लगा दी है, अपना घर छोड़ दिया। ये तमाम जो संघर्ष आपने देखा है, जिस संघर्ष को हम लगातार किताबों में पढ़ते हैं, आज वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, बहुजन समाज जो अपनी स्थिति में परिवर्तन ला चुका है, आज जिस तरीके से उसका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है, ये तमाम बहुजन महापुरुषों के और खास तौर पर महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के इस आंदोलन के बदौलत है। यहाँ पर हमने तो महात्मा फुले की समाधि फुलेवाड़ा में आपको देखने को मिलेगी। सावित्रीबाई फुले की जयंती आज हम मना रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं समाधि नहीं मिलती। अपने जीवन के आखिरी क्षण तक के उन्होंने संघर्ष किया है, जिसके बदौलत आज हमें सावित्रीबाई फुले की भी समाधि देखने को नहीं मिलती। बहुजन महापुरुषों के इस आंदोलन के माध्यम से आज जो बहुजन समाज का जो परिवर्तन उसके अंदर में आया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पूरी बातचीत के अंदर में काफी सारे हमने सवाल किए, इस सवाल को लेकर आपका क्या मानना है, इसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बने रहे हमारे इस चैनल पर द थिंग पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।